हेलो दोस्तों, मैं हूं जयदीप। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे कि फ्यूचर टेंस क्या होता है और इसकी पहचान क्या होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। कार्य के शुरू होने और समाप्त होने के अनुसार फ्यूचर टेंस को चार भागों में बांटा गया है। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कंटिन्यूअस, और तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इन चारों की पहचान क्या होती है कि सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि अनिश्चित। ठीक है, यानी कोई भी कार्य भविष्य में यानी फ्यूचर में कब से शुरू हुआ, कब तक चला, कब समाप्त हुआ, उसका हमें पता नहीं रहता, इसलिए इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, अब कंटिन्यूअस क्या होता है कि कंटिन्यूअस में यानी कंटिन्यूअस का मतलब चल रहा है, लगातार चल ही रहा है, वो रुका नहीं है, मतलब समाप्त नहीं हुआ है, वह कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, यानी भविष्य में कोई भी कार्य जो कब से चला, कब तक चलेगा, इसका कुछ पता नहीं रहता है, तो वह कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। और परफेक्ट में क्या होता है कि फ्यूचर में कोई भी कार्य जो होने की संभावना होती है, समाप्त होने की संभावना होती है, वह परफेक्ट होता है, यानी कि हो चुका होगा, जैसे होगा, खा चुका होगा। ठीक है, होगा। और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है कि कोई भी कार्य जो कुछ समय से चल रहा होता है, उसमें निश्चित समय दिया रहता है। ठीक है, यानी कि जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, 2 दिन से, सोमवार से, मंगलवार से, 1 साल से, 2 साल से, या 2 घंटे से, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ समय दिया रहता है, तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है कि कोई भी कार्य जो भविष्य में समाप्त होता है, वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इनकी पहचान क्या होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में गा, ठीक है, गी, गे इत्यादि शब्दों के साथ वाक्य समाप्त होता है, तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा इंग्लिश में कि सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब सेल या विल, फिर उसके बाद हमारे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम सेल या विल का कहाँ प्रयोग करेंगे जान लेते हैं। सेल का प्रयोग हम आई वी के साथ करेंगे, और विल का प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी ऑल सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे वह जयपुर जाएगा, तब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा कि ही विल गो टू जयपुर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है ये अपना सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, यानी कि मतलब सेल का प्रयोग हम आई वी के साथ करेंगे, और सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये न आई है न वी, यानी कि न मैं, आई का मतलब मैं, और वी का मतलब हम। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वह है। ठीक है, वह मतलब इसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा, ही। ठीक है, तो अब जब हमारा इसमें से न आई है न वी है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो हमारी मेन वर्ब होगी
उसका मेन वर्ब को लिखेंगे, मेन वर्ब के बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब हम अपने सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी मेन वर्ब आ जाएगी, उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मैं फुटबॉल खेलूँगा। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट मैं है ये आई, मैं का मतलब आई होता है, यानी कि आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि आई शैल प्ले फुटबॉल, ठीक है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा कि आई शैल प्ले फुटबॉल। शैल का हम प्रयोग कैसे करें हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अनुसार करेंगे हमेशा की तरह, यानी कि कोई भी टेंस हो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के अनुसार ही होगी, ठीक है। जैसे अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे होता है इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट का, इसका पहले तो जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हम नॉट का प्रयोग करेंगे हमेशा के दिन। हर सेंटेंस में हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, कोई भी टेंस हो, हम हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा मेन वर्ब आ जाएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैं बाज़ार नहीं जाऊंगा, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा कि आई शैल नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। आई शैल नॉट गो टू मार्केट, यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार आई है शैल, उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग किए हैं, नॉट का प्रयोग किए हैं, ठीक है। और गो ये हमारी मेन वर्ब, टू मार्केट ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी कि हर सेंटेंस में इंग्लिश से जब भी हम उसका अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है, मतलब हेल्पिंग वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो हमारी मेन वर्ब होगी मेन वर्ब को लिखेंगे, मेन वर्ब के बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कोई भी वाक्य क्या, क्यों, कैसे से शुरुआत होता है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब के बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। यानी हर सेंटेंस की तरह सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या वह कल स्कूल नहीं जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा वाक्य शुरू हुआ है, क्या शुरू हुआ है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से, प्रश्नवाचक शब्द से, तो इसकी इंग्लिश के रूप में हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार लिखेंगे, ठीक है। और हमने पहले बताया कि शैल का प्रयोग हम केवल आई वी के साथ करते हैं और विल का प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ठीक है। तो हमारा वाक्य शुरुआत कैसे होगा कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वह कल स्कूल नहीं जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो ये जेंडर है ये अपना ये फेमिनिन जेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे सी, ठीक है, यानी कि विल सी नॉट। अब जब भी अगर नॉट नहीं, अगर प्रश्नवाचक शब्द के साथ, प्रश्नवाचक वाक्य के साथ साथ नॉट नहीं का भी प्रयोग होता है, यानी नॉट भी आता है, तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करेंगे, यानी कि विल सी नॉट, ठीक है, गो टू स्कूल कल की इंग्लिश क्या होगी कि टुमारो, ठीक है। ठीक है, TOMORROW।
और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, ये यानी कि सबसे पहले अगर क्या से शुरुआत होता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद फिर अगर हम वाक्य अगर नेगेटिव में तो नॉट लिखेंगे, अगर सिंपल है अफर्मेटिव है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं नेगेटिव नहीं है तो फिर हम नॉट का प्रयोग करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो हमारी उसके बाद फिर हमारी मेन वर्ब आ जाएगी, फिर उसके बाद फिर हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क का जरूर प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि अगर क्वेश्चन वर्ड हिंदी में, प्रश्नवाचक शब्द हिंदी में अगर बीच में आता है, क्या, क्यों, कैसे, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे। उसकी इंग्लिश लिखने के बाद फिर हम हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी शैल या विल सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा जो हेल्पिंग मेन वर्ब है वो आएगी, मेन वर्ब के बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, और उसके बाद फिर लास्ट में हम क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाएंगे। अब जैसे एग्जांपल है कि मैं खाना क्यों बनाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द हिंदी में, वह बीच में आया है, तो इसलिए हम इसकी सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, क्यों का मतलब वाई। ठीक है, इसकी इंग्लिश वाई होती है। तो अब यहाँ पे मैं, जो हमारा सब्जेक्ट है मैं, यानी कि यहाँ पे मैंने बताया है कि अगर आई या वी में से कोई भी सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पे हम शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि वाई शैल, उसके बाद फिर हमारा मैं का इंग्लिश क्या होती है, आई, वाई शैल आई कुक, खाना बनाने का मतलब होता इंग्लिश होती है कुक द फूड। ठीक है, फूड मतलब खाना होता है। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा कि मैं खाना क्यों बनाऊंगा का वाई शैल आई कुक द फूड। ठीक है, ये अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, और दूसरी वीडियो पाने के लिए ऑनलाइन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ऐसे अपडेट पाते रहिए। थैंक यू।